अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं आपके साथ इर्जा खान। और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है, तो आज के दिन जनाब सबसे पहले तो एक अच्छी खबर शामिल करेंगे और वो है जनाब किस हवाले से भला? वैक्सीन के हवाले से। जवाब दुरुस्त है। आपके लिए ये वाटर कूलर आपको हम घर पे पहुंचा देंगे। जवाब दिया किसने? किसी ने भी नहीं। अच्छा, तो वाटर कूलर आप तक पहुंच जाएगा बहरहाल। लेकिन फिर भी जनाब वैक्सीन के हवाले से बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई और बरतानिया फाइनली दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जिसने वैक्सीन के इस्तेमाल की, ट्रायल्स की नहीं, ट्रायल से बात आगे बढ़ गई है मुख्तारिया, इस्तेमाल की इजाजत दे दी और अगले हफ्ते से इस्तेमाल शुरू हो रहा है जनाब। बिल्कुल। और पिछले माह ही अभी कोविड की बर्थडे भी गुजरी थी जी। तो कोविड के लिए अब बुरी खबर है कि अब वैक्सीन आ गई है और आइंदा हफ्ते से बरतानिया में तो इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। और अब चूंकि वैक्सीन आ गई है इसलिए पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं घबराना बिल्कुल भी, लेकिन हाँ। स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं शफात। क्यों जी? स्टूडेंट्स इसलिए वो तो घबरा रहे हमेशा हैं घबराए हुए होते हैं। इसलिए पहले एमडी कैट हो, फिर ना हो, फिर हो गया तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, नहीं सच्चा प्यार नहीं बना, हमेशा घबराए हुए होते हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि एचईसी ने कहा है जी कि अब आप 2 साल की ग्रेजुएशन नहीं कर सकेंगे। अब जो बच्चे इंटर के साथ मुलाजमत कर रहे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, उनके इस तरह के उनके पास वसाइल नहीं होते कि वो 4 साल सर्व करें बीएस करने में। उनके लिए ये एक परेशान कुन मामला है। इस मामले पर भी हम बात करेंगे। टेंशन है, लेकिन इस पर बात करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें। अभी आपने कहा है कि घबराना नहीं, और अब आप टेंशन की बात नहीं करें। टेंशन नहीं लेनी जनाब। मेरे ख्याल में फिर विदाउट मच अडू चले जाएं हम वहां पे जहां पे हमें जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? टॉप स्टोरीज की जाना। चले चलते हैं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम पेशरफ। बरतानिया में आइंदा हफ्ते से शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। फाइजर और बायोएनटेक को मंजूरी मिल गई। चीन ने भी दीगर मुल्कों को फराहम करने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की लाखों खुराक एयरपोर्ट पर पहुंचा दी। अब आपको अपने चेहरे की कीमत मिल सकेगी। फेस मास्क बनाने वाली जापानी कंपनी को अपना चेहरा दें और पैसे ले लें। लोगों के चेहरों के हकूक खरीदने वाली कंपनी का मुनफरद बिजनेस। अवाम में मकबूल चेहरों को भी मुनाफा मिलेगा। कराची और लाहौर वाले हो जाएं होशियार। जिस फजा में सांस ले रहे हैं वो इंतहाई आलूदा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद फजाई आलूदगी के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन के हवाले से। और वैक्सीन भी पोलियो वैक्सीन की बात नहीं करें, हम आपके सामने बात करें कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन के हवाले से इंतजार किया जा रहा था कि कब आओगे, मोरा तुम बिन जिया उदास है। तो उस वैक्सीन के जो साइंसदान उन्होंने कहा फाइनली कोई टेंशन नहीं ले, हम हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले जनाब फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है ये मंजर आम पे आई है और बरतानिया दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जिसने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी। बिल्कुल। और आइंदा हफ्ते से अब बरतानवी शहरी कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल कर सकेंगे। ये अमल आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगा। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है और इसके साथ साथ अब चीन ने भी दुनिया भर में मुल्कों को फराहम करने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत बड़ी तादाद में उसकी लाखों खुराकें तैयार कर ली गई हैं। तो हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। बहुत उम्मीद है क्योंकि पाकिस्तान जो चाइना में जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसका जो 3rd फेज का ट्रायल है, पाकिस्तान उसमें पार्टनर है और बहुत सारे लोगों ने उसके लिए खुद को वॉलंटियर 5000 लोगों ने खुद को वॉलंटियर किया था उसके ट्रायल के लिए। तो उस वैक्सीन के आने के बाद यानी पाकिस्तान की भी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान को भी वो चीनी वैक्सीन मिल सकेगी। फाइजर की वैक्सीन के लिए गो के पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसकी आमद का इंतजार रहेगा। प्रायोरिटी बहरहाल तय करनी पड़ेगी कि सबसे पहले किन पेशेंट्स को ये वैक्सीन, किन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाए। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल सेहत हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, ये जो बरतानिया में वैक्सीन के ट्रायल्स ख़त्म हो गए हैं और अब इस्तेमाल का ऐलान हो गया, अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पे वैक्सीन लोगों को लगाई जा सकेगी, कितनी बड़ी पेशरफ्त है? समझती हूँ कि ये पिछले 10 महीने से ये सारा प्रोसीजर चल रहा था वैक्सीन की तैयारी का और क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे बड़े पैमाने पे हो रहे थे। इसके लिए भी तकरीबन कोई 43,000
वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगी थी, जिसके ऊपर ये ट्रायल हुआ है और इसके बड़े अच्छे नताइज है, जिसके बाद अब इसकी मंजूरी भी मिल गई है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो तकरीबन 100 की जो है वो इस वक्त वैक्सीन बनाने के ट्रायल्स में है, जिनमें से 6-7 के साथ पाकिस्तान भी राब्ते में है और उनके साथ भी हमारी मॉडलिटीज डिस्कस हो रही हैं और इंशाल्लाह ताला ये आइंदा आने वाले 10 दिनों में हम लोग भी फाइनलाइज कर लेंगे अपनी सारी जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कितनी जल्दी वो अवेलेबल हो सकती है, कब वो पाकिस्तान पहुंच सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा क्रूशियल मामला है कि जो फाइजर ने वैक्सीन तैयार की है उसके लिए उन्होंने जो टेम्परेचर सजेस्ट किया है वो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन का पूरा चेन, एक कोल्ड चेन तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है और पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जो चाइना ने वैक्सीन तैयार की उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको उस नौइयत की कोल्ड चेन दरकार नहीं है, उस नौइयत के फ्रीजर, उस नौइयत के टेम्परेचर दरकार नहीं है जिसपे वो वैक्सीन रखी जा सकती है। पाकिस्तान की नजर कौन सी वैक्सीन पे है, फाइजर की तैयार करदा वैक्सीन पे या चाइना की तैयार करदा वैक्सीन पे? देखिए जी, हमें फाइजर वालों से भी हमारी बातचीत हो रही है और जिस तरह से फाइजर वालों ने एक्सप्लेन भी किया और वेबसाइट पे भी डिटेल्स मौजूद है, उन्होंने स्पेशल कंटेनर्स बनाए हैं ड्राई आइस के साथ, जिसके अंदर वो एंड यूजर तक पहुंचाने का उन्होंने कमिटमेंट की है और वो उसके अंदर 5000 डोजेस जो है वो एक कंटेनर में एक वक्त में ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं और ये उनकी कमिटमेंट है कि अगर वो जिसको भी देंगे वो उस कंटेनर के साथ एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए। तो उसके अंदर पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर रहा है, ड्रैब को इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि वो अपने कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो करे। फाइजर की एक्चुअली इसमें एक चीज है कि फाइजर की जो वैक्सीन है उसकी 2 डोजेस चाहिए होंगी, 2 शॉट्स होंगे तो तब उसका कोर्स कंप्लीट होगा। 3 वीक्स के गैप से 2 डोजेस लगेंगी, जबकि चाइना की वैक्सीन जो है वो जिस तरह आपने बताया, एक तो वो आम फ्रीजर वाले टेम्परेचर पे रखी जा सकती है और दूसरी उसका सिंगल शॉट होगा और चूंकि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं और वो भी तकरीबन कंप्लीशन की तरफ अपने फाइनल स्टेजेस में है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमें बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। बहरहाल ये सारी चीजें जो हैं ये 3-4 महीने से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है और डॉक्टर साहब, ये जो चाइना की वैक्सीन है ऑलरेडी अपना तीसरा मरहला मुकम्मल कर चुकी है, तो अब ये मार्केट में कब तक अवेलेबल होगी और हमें कब तक उम्मीद करनी चाहिए कि ये वैक्सीन हमें दस्तयाब होगी? इंशाल्लाह ताला जी ये 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पास से कुछ वैक्सीन जो हैं वो आ जाएंगी और इसके लिए प्रायोरिटी भी सेट कर ली गई है कि पहले मरहले में ये जो हमारे हेल्थ लाइन जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली इस वक्त कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और उनसे कांटेक्ट में है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पहले फेज में जो है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ होंगे और फिर सेकेंड फेज में जो है हमारे सीनियर सिटीजन, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और उनकी बिल्कुल सही। और नाशीन साहिबा, आम आवाम के लिए कब तक ये आम आवाम की रेंज में कब तक आ सकेगी ये? देखिए जी, अभी तक जो सारी बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 जो है उसके अंदर ये पॉपुलेशन को लगनी शुरू हो जाएगी, मगर ये थोड़ा सा टाइम लेगी और सारों बिल्कुल टाइम लेगी। और क्या इकोनॉमिकल होगी? जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी पॉपुलेशन को, लोगों को, शहरियों को हुकूमत जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सबको लगाएगी। और जी, और इंशाल्लाह एक कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है WHO और गावी के ताउन से जो बना है, जिसमें 184 कंट्रीज तकरीबन उसकी मेंबर हैं, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। तो उस प्लेटफॉर्म से भी हमारी उससे कमिटमेंट है कि वो हमारी 20% पॉपुलेशन को वो वैक्सीन जो है प्रोवाइड करेंगे इन द लास्ट हाफ ऑफ 2021। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस वैक्सीन का मरहला जल्द से जल्द मुकम्मल करवाए। और आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, हम चाहेंगे कि अगले साल के पहले महीने में ये वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी, सेक्रेटरी सेहत है, हमारे साथ इस शो में अक्सर आती रहती हैं और बात करती रहती हैं और वैक्सीन के मामले पे एक बड़ा अहम किरदार अदा करी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी बाखबर सवेरा को अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। बिल्कुल, और कोरोना के वैक्सीन के हवाले से तुमने बात की, लेकिन चूंकि कोरोना की वबा अभी भी है और लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो भाई फेस मास्क आपने ज़रूर लगाने। लेकिन शफात, अगर आप ऐसा देखें तो क्या आप यकीन करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने शफात के ही चेहरे वाले मास्क लगाए हों, तो पहचानना कितना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से असली शफात कौन है।
और ये फिल्मों में तो हमने देखा था कि इस तरह से होता था कि किसी और का चेहरा किसी और ने पहन लिया, लेकिन अब ये हकीकत में भी होने जा रहा है। उम्र यार की कहानी में होता था, फिल्मों में बहुत बाद में आया। हम पहले पहुंच गए थे। हमने पहले वो आपको पता है 1 रुपए की 2 कहानियां आती थी उम्र यार की, और उम्र यार के पास दुनिया की तमाम हाईटेक टेक्नोलॉजीज मौजूद होती थी जो उसकी जमील में होती थी। वो जनाब अनफॉर्चुनेटली हमारा वो फार्मूला, वो कीमती फार्मूला जापानियों ने ले लिया। ओह शिट। लेकिन क्या आप राजी हो जाएंगे अगर आपको एक अच्छी खासी रकम मिल रही हो अपना चेहरा बेचने की? जी जनाब, चेहरा बेचने की बात है और एक बड़ी अजीब सी बात आ रही है सामने, और वो ये है कि एक जापानी कंपनी है जो आपसे आपका चेहरा खरीद रही है। यानी आपका चेहरे के जो राइट्स हैं, आपके जो चेहरे के फीचर्स हैं, वो उसका मोल्ड बनाएगी। वो मोल्ड बना के वो लोगों को फरोख्त कर सकेगी और आप उसकी कीमत ले सकेंगे। कितनी कीमत? मेरे ख्याल में अब देखिए, ये तो $380 तो उसकी बुनियादी कीमत है जो एक आम साधारण चेहरे को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास जो है ना एक खास किस्म का चेहरा है, मशहूर चेहरा है, आपकी जो है ना कोई आंखों की हैयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, या आप बिल्कुल, तो ये आपको ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने मशहूर हैं। लेकिन ये इंतहाई हाइपर रियलिस्टिक किस्म के मास्क हैं, हाइपर रियलिस्टिक किस्म के चेहरे हैं। लगता ही नहीं है कि जी ये इंसान का मास्क है या ये कोई प्लास्टिक का मास्क है, ये पता ही नहीं चलता। और इस तरह तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैं तो नहीं पहचान सकूंगी कि असल में शफात कौन सा है। लेकिन शफात, क्या इससे ये नहीं होगा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, इस तरह के वाकयात रूनुमा हो सकते हैं कि असल मुजरिम तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं, खैर वो मास्क अगर किसी ने भी पहना हो, वो मिकी माउस का ही मास्क पहना हो, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ सकते हैं। लेकिन मतलब बड़ा ऑकवर्ड लगता है ना। मतलब एक बंदा जो है वो घर में डकैती करने जाए और उसने मिकी माउस का मास्क पहना हो, तो लोग वैसे ही जरा जो है उसको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन ये एक बिजनेस मॉडल है जी। और जैसे हम बता रहे हैं, कभी आपने बिलियनियर कुत्ते देखे, कभी आपने लोगों को जो है वो महंगे हीरे वाले मास्क बेचते हुए देखा है, कभी आपने, ये पैसे बनाने के तरीके हैं और दुनिया इस पे बहुत आगे जा रही है। तो हमें भी चाहिए कि दुनिया के कदम के साथ कदम मिला के चलो और हम भी आगे बढ़ते हैं भाई। और अब बात कर लेते हैं उस इंटरव्यू की जो कि हमने कल भी डिस्कस किया और सोशल मीडिया पर भी डिस्कशन में रहा है और टीवी स्क्रीन्स की भी जीनत बना हुआ है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस इंटरव्यू की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मफरूर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के इंटरव्यू की, जो कि उन्होंने BBC को दिया था और जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में तो सिर्फ उनकी एक जायदाद है, वो भी जब्त कर ली गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार की जायदादों के हवाले से तफसील बताई। How many properties do you and your family own? One. इस्लामाबाद में 6 एकड़ जमीन है। How many properties do you and your family own? One. DHA फेज 4 में एक घर है। You and your family own Yes. one property. तो अल्फला हाउसिंग सोसाइटी लाहौर, इसमें 3 प्लॉट्स हैं। I haven't got too many properties. 2 कनाल का प्लॉट पार्लियामेंटेरियन एनक्लेव इस्लामाबाद में है। I haven't got too many properties. सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट है। Sitting in London, do you own nothing in London? no. Your family, not just you, your family. No, not at all. दुबई में एक फ्लैट अजमेरी विला एमरेट्स हिल पे, दूसरा है पाम जुमेरा में। Sons have just one villa. एक अकाउंट में 5.5 मिलियन का इनका बैलेंस है, एक अकाउंट में $500,000 का दिरहम का बैलेंस है, एक अकाउंट में 3,20,000 का बैलेंस है। अच्छा शफात, कल शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इस इंटरव्यू के लिए बहुत अरसे से नवाज शरीफ से रब्ता किया जा रहा था, लेकिन मरियम नवाज ने कहा कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को भेजा जाए, इसलिए वो गए। लेकिन अब ये इत्तलात आ रही कि इस इंटरव्यू के बाद शरीफ खानदान के अंदर भी बहुत से इख्तलाफात पैदा हो गए। जी जनाब, कल इस इंटरव्यू के, वैसे इंटरव्यू परसों हुआ था, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद से मुल्की सियासत में एक भौंचाल आ गया है। हुकूमत अपना मौक़िफ़ इंडोर्स कर रही है, क्योंकि हुकूमत का पहले ही मौक़िफ़ था कि जनाब जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग है, नून लीग के पास जितने भी असासे हैं वो इसके बारे से झूठ बोलते रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे अब दोबारा मजबूती से आ गई है और इसहाक डार साहब ने अपने इंटरव्यू में जितने दावे किए हैं उनके हवाले से बात की जा रही है। इसहाक डार साहब ने एक सवाल के जवाब में, सवाल किया गया था जनाब इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से, उन्होंने कहा जनाब के 2018 का इलेक्शन चुराया गया था, जिस पर स्टीवन सेकंड ने उनसे सवाल किया कि जनाब यूरोपीय जो मंदूबीन थे और वो जो तबसर मुबस्सिरीन थे वो तो कह रहे थे कि इंतखाबात साफ शफाफ हुए। तो डार साहब ने जनाब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया
और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। बात कुछ आगे भी है। फैफन एक ऐसी तंजीम जो कि पाकिस्तान में इंतखाबी मामलात पर नज़र रखती है, उसने एक इस हवाले से 2018 के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन से तकरीबन 1.5 साल पहले से अपनी रिसर्च शुरू की थी, और फिर इलेक्शन के बाद भी तकरीबन 3 से 4 महीने तक हम मुसलसल उनके फीड पे देखते रहे कि वो हर हलके के हिसाब से कुछ ना कुछ मालूमात देते रहे थे। जिस नोयत की धांधली, जिस नोयत की धांधली का इशारा इसहाक डार साहब ने अपने इंटरव्यू में दिया, फैफन की रिपोर्ट में उसका इशारा तक ना था। बिल्कुल, और उस रिपोर्ट में नुमायां तौर पर यह कहा गया कि 2013 के मुकाबले में 2018 के इलेक्शन में बेकायदगियाँ 62% कम थी, कम रिकॉर्ड की गई। और साथ ही उसमें ये भी कहा कि प्री इलेक्शन पोल्स में नून लीग नहीं बल्कि पीटीआई आगे थी, और सर्वे के मुताबिक पीटीआई की मकबूलियत भी ज़्यादा थी, वोटर्स का झुकाव भी तहरीक इंसाफ की तरफ ज़्यादा था और नून लीग का दूसरा नंबर था। लेकिन इसहाक डार ने प्रोग्राम में कुछ और ही कहानी सुनाई थी। Election, it was a rigged election. It's not saying we have experienced. All pre-poll 2018 surveys indicate the PMLN will win. This election has been stolen. Our polling agents were expelled from the poll. I mean, Fafin has reported 35 seats were rigged and stolen. Otherwise, he would have never been. वैसे मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने इस इंटरव्यू में जो भी जवाबात दिए, कुछ साफ लग रहा था कि उनकी तैयारी नहीं है, और एंकर को भी देख के लग रहा था कि उसकी भी तैयारी नहीं है, और इसी दौरान में जो हुआ सो हुआ। लेकिन बहरहाल जनाब आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब कल रात इंतकाल कर गए। उनको एक हार्ट अटैक हुआ था, और हार्ट अटैक होने के बाद वो काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर पर मुंतकिल थे। उनको रावलपिंडी के AFIC आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया था। वो वहाँ ज़ेर इलाज थे, और नवंबर 2002 से लेके 26 जून 2004 तक वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। बिल्कुल, और ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 1 जनवरी 1944 को बलूचिस्तान के इलाके रुझान जमाली में वो पैदा हुए थे, और ज़फ़रुल्लाह जमाली 1985 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वहाँ से उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया था, और उनके इंतकाल की खबर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दी। उन्होंने ट्वीट किया और उनके इंतकाल की खबर की उन्होंने तस्दीक की। और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर अभी भी सियासी रहनुमाओं की ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है, और आवाम भी ट्वीट्स कर रही है इस हवाले से, और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं एक मुनफरद आर्टिस्ट की, जिन्होंने फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के जो जितने भी उनके शिकार रहे हैं ना जी, फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने अपनी बॉलिंग करियर के दौरान जिन बैट्समैन को आउट किया है और अपनी तूफ़ानी गेंदबाजी के जरिए आउट किया, तो वो आर्टिस्ट है जनाब एक रावलपिंडी के। उन्होंने उन तमाम शिकारों की जो है ना तस्वीर बनाई और पेंटिंग्स बनाई हैं इनकी, और एक बड़ा मुनफरद किस्म का उन्होंने, हम आपको अगर स्क्रीन पे दिखा भी सके कि जिस तरह से शोएब अख्तर ने अपने, ये तो खैर वो इंडिया का वो अजीम टेस्ट था, वैसे यार क्या कहूँ, शोएब अख्तर साहब की बॉलिंग मुझे एक बॉल याद है। हाँ, जिस तरह से शोएब अख्तर ने ये जो एक बाउंसर मारा था जनाब सौरव गांगुली को, जिसके बाद सौरव गांगुली जो है वो थोड़े से वो हो गए थे, फिर उसके बाद शोएब अख्तर को किया गया ये एक तारीखी बोल्ड, जब पहली ही बॉल पे जनाब बोल्ड किया, और क्या पै दर पै शोएब अख्तर के बॉलिंग करियर की एक से एक दास्तान है जनाब। बॉलिंग करियर शोएब अख्तर का अलबत्ता बड़े तनाज़ात का शिकार रहा, फिटनेस के बड़े मसाइल रहे, शोएब अख्तर को किसी हद तक डिसिप्लिन के बड़े मसाइल रहे, लेकिन वो सब बातें एक तरफ, स्टार लेकिन उनकी जो धाक थी ना वो बहुत अरसे तक बैठी रही, बल्कि जब उन्होंने छोड़ भी दिया तो उसके बाद भी उनकी मिसालें अब तक दी जाती हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस उनको ऐसे नहीं कहा जाता है, और बाकायदा तौर पर बैट्समैन उनसे डरते थे। बड़े बड़े बैट्समैन जब शोएब अख्तर बॉल करने आते थे तो उनकी बाकायदा तौर पर टांगें काम जाती थी। जी जनाब, तो ये है जनाब रावलपिंडी एक्सप्रेस, दुनिया के तेज तरीन बॉलर, 160.8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल कराने वाले शोएब अख्तर। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। शोएब अख्तर, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, क्या बात है जनाब। और एक बॉल इनकी जो है ना अभी भी यादों में ताज़ा है। ऐसा लगता है आजकल के ज़माने का कोई प्लेयर है, अभी कोई
हारिस रऊफ के साथ आयशा का बॉलिंग और बड़ी कराने अच्छी की। बात है कि उन्होंने उस आर्टिस्ट के काम को खुद भी शेयर किया है और उस आर्टिस्ट को अप्रिशिएट भी किया बंदा है। नाइस है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब, और अब जरा जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा माहौल के हवाले से। ओहो, हाँ जी, आजकल तो वह क्या माहौल है आजकल जी, सिर्फ खंग माहौल है। खंग माहौल है, और जिन लोगों को तो एलर्जीज हैं उनके लिए ये मौसम जो है ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है, और स्मॉग भी आ जाती है। वैसे भी फ़ज़ा बड़ी आलूदा हो चुकी है जी जनाब, और किसी का सोज़े जिगर फ़ज़ा में शामिल हो गया है। फ़ज़ा धुंधली धुंधली है, पंजाब में तो ख़ासतौर पे ज़्यादा धुंधली है, अब कराची में भी थोड़ी धुंधली हो गई है, थोड़ी ज़्यादा धुंधली हो गई है। कराची में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 337 तक गया, लेकिन फिर वापस आ गया क्योंकि कराची में थोड़ी बहुत हवा चलनी शुरू हो गई। पंजाब वाले इस हवाले से थोड़े अनलकी हैं, क्योंकि पंजाब में उस नौयत की हवा नहीं चल रही जिसकी वजह से डस्ट को इधर उधर होने का, आलूदगी को इधर उधर होने का मौका मिल सके। और वजह बड़ी साफ है, वजह बड़ी वाज़ेह है कि जनाब जो भारतीय पंजाब में जो फसलें जलाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से स्मॉग अब आहिस्ता आहिस्ता डेंसिटी पकड़ रहा है और कराची भी उसकी जद में आ रहा है। तो जनाब हर तरफ आप देख रही हैं अर्जा कि उहू और ये हो रहा है। हर खांसी जो है वो कोरोना नहीं है, हाँ। बल्कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है गले ख़राब होने की, गले में खराश आने से। और बहुत से लोगों को छींकें आने लग जाती हैं, एलर्जी हो जाती है इस तरह के माहौल से। और फिगर बड़ा ख़तरनाक है भाई, हर साल तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार होते हैं और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इस बदलते मौसम के साथ दोनों शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है एनवायरनमेंट डॉक्टर फरजाना। डॉक्टर फरजाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में इतनी हालत ख़राब हो चुकी हुई है इन दोनों बड़े शहरों की, कराची और लाहौर की फ़ज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है? एक एनालाइजर से हम सारे पैरामीटर्स नहीं चेक कर सकते, और दूसरा ये कि हम इसको कितनी देर के लिए चेक करने के बाद कह सकते हैं कि हाँ जी ये इस इलाके की एयर क्वालिटी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो हमारे एनालाइज़र हैं, हमारे नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में भी और हमारे प्रोविंशियल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो एयर के हैं उसमें बड़ा क्लियर मेंशन है कि हम मिनिमम 8 घंटे की एवरेज बताएं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 घंटे तो मिनिमम होता है। फिर देखिए दिन में आपकी एक्टिविटीज़ और होती हैं, रात में और होती हैं, और इसी दौरान दिन और रात में आपके टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाता है, आपकी विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड में भी फ़र्क आता है, और ह्यूमिडिटी में ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में अक्सर सुबह कहते हैं ओस पड़ी हुई है जी, तो ह्यूमिडिटी में भी फ़र्क आता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, असरअंदाज होते हैं एयर क्वालिटी पे। तो जब तक आप 24 घंटे मुसलसल एयर क्वालिटी नहीं मॉनिटर करेंगे, आप नहीं कह सकते कि आप रिप्रेजेंटेटिव डेटा या ऐसा डेटा दे रहे हैं जो कि शवाहिद पर मबनी है और जो काबिल कबूल है। इसमें जो 8 घंटे का हम 24 घंटे मॉनिटर करते हैं और 24 को 8 हिस्सों में 8 घंटे की 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और उसके बाद 8 आवरली हम एवरेज। डॉक्टर साहब, दुनिया में और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे आलूदगी, पॉपुलेशन डेंसिटी और ये तमाम जो वेरिएबल्स आप बता रही हैं, जो वजूहात बनते हैं आलूदगी की, ये बहुत ज़्यादा हैं। मैक्सिको सिटी बहुत आलूदा है, एसिड रेन हो चुकी है वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी की वजह से। इसी तरह लेकिन जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब लिस्ट बनती है तो जो टॉप ऑफ द लाइन जो 4 नाम आते हैं वो दिल्ली है, वो लाहौर है, कभी कभी कराची भी होता है, या रावलपिंडी इस्लामाबाद होता है। इसकी क्या वजह है? मैं लाहौर शहर की एग्जांपल दूंगी कि किसी ने लाहौर शहर में सिर्फ एक शिमला हिल पे लगा दिया गया छोटा सा इंस्ट्रूमेंट और कहा जाता है जी पूरे लाहौर जो है वो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 आ गया। नहीं, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। जिस तरह बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ एनवायरमेंटलिस्ट, हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और उसके साथ कॉपीराइट्स होते हैं कि आप जब किसी एक फोरम पे आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें आपके पास उसका ऑथेंटिक सोर्स पता होना चाहिए। मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब कभी आप किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी पाकिस्तान के किसी शहर की भी एयर क्वालिटी का डेटा देखते हैं तो आप ज़रूर देखें कि उसका सोर्स क्या है,
वो किस डिवाइस, किस इंस्ट्रूमेंट, किस इक्विपमेंट के ज़रिए किसने मॉनिटर किया है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये एक बात मानने वाली है कि हम उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आते अभी तक जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाए कि जी साइंटिफिकली डेटा मॉनिटर करें और लोगों को हम उस हद तक ला सकें। हालांकि इस वक्त देखें तो स्मोक की कंडीशन में हमारी भरपूर कोशिश है और हुकूमत की तरजीहात में शामिल है कि जैसे ही अक्टूबर का महीना हमारा स्टार्ट हुआ है तो हमने बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन किए हैं, ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे अथॉरिटीज़ को ये पावर्स दे दी गई हैं कि अगर कहीं पे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से स्मोक ख़ास तौर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में बढ़ता है तो उसके अगेंस्ट काम करें। और फरजाना साहिबा, फ़ज़ाई आलूदगी से कौन कौन सी मखलूक है जो बहुत मुतासर होती है और कितनी ख़तरनाक है ये हमारे लिए? फ़ज़ाई आलूदगी से तो मैं कहूँगी कि लोगों को ही नहीं हर किस्म की हयात को नुकसान है, चाहे वो नबातात हों, हैवानात हों या इंसान हों। सबको फ़ज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ता है और सब इस आलूदगी के मुतासरीन में शामिल हो सकते हैं। आप ये देखिए ज़्यादा अरसे तक अगर बारिश नहीं होती और फ़ज़ाई आलूदगी में अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या मिट्टी के ज़रात इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो देखिए हमारे पत्तों के ऊपर जमा होने शुरू हो जाते हैं, हमारे सब्जियों के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और वो सिर्फ मिट्टी नहीं उसके ऊपर जमा होती बल्कि उस मिट्टी के साथ बाकी बहुत सारे पोल्यूटेंट जो हैं वो भी अटैच होके तो वहाँ पे जमा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट डॉक्टर फरजाना हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी इस सारे मामले के हवाले से। और यस, पौधों के ऊपर जो सर्दियों में जो धूल पड़ती है वो सिर्फ धूल नहीं होती, उसके साथ और भी बहुत कुछ होता है और वो पौधों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अगर एक पौधे के पत्ते के लिए जो चीज़ नुकसानदेह है वो आपकी जब सांस की झिल्ली में जाती है, यानी फेफड़ों के अंदर वो झिल्ली जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है, तो उसके लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है ये फैसला आपको खुद करना है और कोशिश करनी है कि आजकल के भी दिनों में मास्क लगा के रखना। भले आपको कोरोना है नहीं है, हो चुका है, मास्क लगा के रखना। और आपको याद होगा शफात के जब स्मोक का मसला शुरू हुआ था उस टाइम पे भी यही रेकमेंड किया गया था कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर तो स्मोक का मसला बहुत बाद में आया, जैसे भी मास्क लगा के रखते ही थे। तो इस मौसम में बहुत एहतियात की जरूरत है क्योंकि अबरार भाई का एक गाना है ना, उसमें एक लाइन आती है जी, जी गाड़ियां दा धुआं सी फकना जरूर है, चला पील पींग प्यार दी झूठांगे आज चलिए लमिया रूटां ते। तो ये एक मामला है, आपको पता है ना जी कि गाड़ियों के धुआं जो हम फक रहे होते हैं तो दिस इज वेरी अनहेल्दी एटीट्यूड, सिट डाउन फ्रेंड नीचे। लेकिन क्या करें फिर, क्या मतलब एयर प्योरीफायर्स रख लें घर पे या फिर सारे के सारे लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाए जहाँ की इस्लामाबाद में की हवा भी बहुत खराब है। बट टेक्निकली स्पीकिंग यस, घर में एयर प्योरीफायर्स होने चाहिए, घर में। आउटडोर तो वो काम नहीं करेंगे और बाहर जाते हुए मास्क होना जरूरी है। और अगर गाड़ी में आप मौजूद हैं और अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में बैठते के साथ ही आपको गाड़ी का फैन ऑन करके रखना है ताकि जो हवा गाड़ी के अंदर मौजूद है वो फिल्टर में से गुजर के आए। तो ये तो मेरे ख्याल में कुछ बेसिक वो है। आगे बढ़ते हैं जनाब। और बात अभी जैसे इर्जा ने हल्की सी छेड़ दी इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में एक तो लोग बड़े खूबसूरत हैं, दूसरे वहाँ की सड़कें बड़ी खूबसूरत है और जो ग्रीनरी है वहाँ पर वो हमें यहाँ कराची में तो देखने को नहीं मिलती। और इवन लाहौर में भी ठीक है कुछ हद तक है, लेकिन वो नज़ारे वो ग्रीनरी जो हमें इस्लामाबाद में मिलती है, मतलब इस्लामाबाद में एंटर होते ही मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब सांस में सांस आ गई है, मतलब फ्रेश एयर मिल गई है। जी जनाब। और मारगला की बात कर दी ना अभी इर्जा ने, तो इर्जा मारगला की आपने ट्रेलें तो कवर की होंगी। बिल्कुल, ट्रेल 1 2 3 4 5 और 5 में तो क्या अल्लाह ने हुस्न रखा है और क्या खूबसूरत वो ट्रेल है कि सिवाय वो शॉपरों के जो लोग वहां फेंक जाते हैं, दिल चाहता है कि मैं खुद बनफ्से नफीस आके उन लोगों को एक चंद रसीद करूं वर्चुअल। ये मतलब तशद्दुद तो नहीं फैला रहे ना माशरे में। जो लोग तो पंजाब के रहने वाले हैं ना, उनको तो हर वीकेंड पे ये गेट अवे करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। और हमें जब जब छुट्टी मिले ना, हमें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए ताकि हम अपना सारा स्ट्रेस वहाँ पर छोड़ कर आ सकें। वॉक करने, वॉक करें, वो जैसे छुट्टी नेचर, मतलब छुट्टी मिले तो हम वॉक करें जाए पहाड़ पे। आप कितना वहाँ जाकर रिलैक्स फील करेंगे। मैं आप अपने मैं घर में फिल्म देख लूंगा, टेंशन मैं मतलब एक छुट्टी मिले फिर तुझे जब मनना ही नहीं था मैं की करा। नहीं मैं 25,000 की टिकट लेके जावन जी इस्लामाबाद में वॉक करने आया थे। वर्थ इट है वैसे, मुझे यकीन करो। तो वहाँ जो बांदर मौजूद है उन्होंने बट्टे मारे। खैर जनाब आगे बढ़े जी। आगे एक ताज़ा खबर शामिल करते हैं।
न्यू कराची दुआ चौक के करीब एक ताज़ा खबर आई है कि इमारत का हिस्सा गिर गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे में दबकर एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे नजीर शाह हमारे साथ इस हवाले से मौजूद है। जी नजीर। न्यू कराची दुआ चौक है जहाँ पर कुछ देर कबल सिलेंडर धमाका हुआ था, जिसके बाद घर में आग लग गई थी। जोरदार ये धमाका था जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। एसएसबी सेंट्रल का कहना है कि ये 2 मंजिला इमारत है जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है और उसके अंदर सिलेंडर में धमाका हुआ था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पहुंची। 4 बच्चों समेत 6 अफराद को यहाँ से रेस्क्यू भी किया गया है। दोनों मंजिलों पर रिहाइश पजीर थे अफराद और आग को बुझा दिया गया है, जबकि यहाँ पर रेस्क्यू टीमें भी पहुंची हैं। अंदर इस वक्त कोई भी शख्स मौजूद नहीं है और इस इमारत का एक हिस्सा गिरा था। मलबा वीडियो में देखा जा सकता है कि काफी बड़ा मलबा है, जिसके नीचे दबकर और छुलसकर ये जो 4 अफराद थे शदीद जख्मी हुए थे, जिसमें से एक दम तोड़ गया है, जबकि रेस्क्यू टीम अभी भी वहाँ मौजूद है और मजीद जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी नजीर शाह इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। और जनाब इस खबर से पहले हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद के मौसम की, इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स के ट्रेल 5 की, जहां पर इतना खुशगवार नज़ारा था। और मैं अब ये मुझे मशवरा दे रही हैं कि मैं छुट्टी लूं और इस्लामाबाद जाऊं और पहाड़ पे चढ़ जाऊं वॉक करते हुए। वॉक करें भाई, वहाँ पर झरने हैं, इतने परिंदों की चहचहाती हुई आवाज़ है, आपको नेचुरल रिलैक्सिंग फील होगी। रिलैक्सेशन, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। अपने आपको पता है कराची में हमारे पास एक लाहौर से इम्पोर्टेड हमारे पास एक सुपरस्टार है। अच्छा। वो बंदा माशाल्लाह उनकी 53-54 साल उम्र हो गई, लेकिन इस उम्र में भी वो रोजाना 7 किलोमीटर साहिल समंदर पर रनिंग करता है। और न सिर्फ ये कि वो रनिंग करता है, लेकिन वो अपने माहौल से, इस शहर से इतना प्यार करता है कि बाज़ औकात जो इस शहर में जो नस्ल दर नस्ल लोग रह रहे हैं ना, वो भी एडमायर करते हैं कि यार मोहब्बत हो इस शहर से। तो उनकी वाइफ, हम बात करें वसीम अकरम की, तो वसीम अकरम की जो एहलिया हैं शरीरा अकरम, उन्होंने जिस तरीके से इस शहर को अपना समझाया है, जिस तरीके से वो इतनी वोकल हो जाती हैं और इतनी वो इमोशनल हो जाती हैं कि ये बीच साफ होनी चाहिए, यहाँ पर गंद ना फैलाएं। और बेशुमार उन्होंने वीडियोस लगाई, बेशुमार दफ़ा उन्होंने रिक्वेस्ट की लोगों से कि यहाँ पर गंद ना फैलाएं, इसको साफ रखें। और बिल आखिर उनकी ये तमाम कोशिशें रंग लेकर आई हैं। जी जनाब, वसीम अकरम ने कल अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की और उन्होंने सीबीसी के जो अमला है उनको भी सराहा और लोगों को भी शुक्रिया अदा किया। और फाइन लोगों को दिखाया जी ये देखें ऐसे लगता है साफ सुथरा बीच। तो वो लोग जो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं रजा के मशवरे पे अमल करते हुए वॉक करने के लिए कराची से, तो उनके लिए मशवरा है कि इस्लामाबाद थोड़ा दूर है, झरना भी वहाँ छोटा है, हमारे पास समंदर है। ये देखिए इस्लामाबाद 220 फुट चौड़ी सड़क के बिल्कुल बरलबे सड़क, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कोई वहां से यहाँ पर आता है तो उसको सबसे पहले बीच पे जाना होता है, उसने जाके सी व्यू देखना होता है। हाँ ये है। तो सी व्यू जनाब कराची का चूंकि वाहिद समंदर है, वाहिद बीच है, तो वहां पे जब पूरी आवाम टूटती है तो माशाल्लाह कचरा भी वाह फैलाती है, लेकिन अब चूंकि जरा साफ हो गया तो आवाम के जज्बात भी चेंज हो गए। कचरा तो फैलाती है, लेकिन वो जो सिरिंजेस वहां पर पड़ी मिलती थी, वो जो फुजला वहां पे पड़ा मिलता था, वो कौन आके फैला के जाता है, ये क्या चक्कर है। और माशाल्लाह घोड़े भी होते हैं वो, माशाल्लाह वो, और ऊंट भी होते हैं, और वो आपके पास से गुजरते हैं तो आपको फील होता है कि यार घोड़ा गुजरा। तो जरा अब आवाम जो है वो बड़ी रिलैक्स है और आवाम को बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कह रही है आवाम, वो भी आपको जरा सुनवाते हैं। वसीम अकरम जैसे 10-20-50 और पैदा हो कराची से ही हो सकती है। कराची अब बहुत बुरा हो चुका है, इसका हाल कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक कोई आगे नहीं आएगा जब तक इसका कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये लोग बड़े लोग इस तरह से करेंगे तो छोटा बच्चा भी देख के कहेगा नहीं यार वसीम अकरम देखो मेरा फैन है, और वो नहीं कर रहा है ये चीज़, तो वो खुद भी नहीं करेगा। और हो सकता है वो बच्चा घर के अंदर होगा, उसके अगर बड़े भी कर रहे होंगे तो वो उनको भी शायद रोके कि आप भी ना करें, वो देखे वो नहीं करता। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त है, ये तो सबको करना चाहिए, इसके अंदर बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इससे आवाम के लिए भी बड़ी खुश आइन बात है और जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, अगर सेलिब्रिटीज़ की बात मानी जाए तो। इंसान की सोच को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलेंगे तो मुल्क को बदलेंगे, मुल्क साफ रहेगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है जनाब, मुल्क साफ रहेगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। और वसीम अकरम साहब, भाभी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब आपकी वजह से अब जो यहाँ पर बाहर से लोग आएंगे उनके सामने हमें हजीमत नहीं उठानी पड़ेगी, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होंगे, फखर से लेके जाएंगे कि जी आए आपको कराची का खूबसूरत बीच दिखाते हैं। और वसीम भाई और भाभी, आप लोगों ने थकना नहीं है, आप लोग अपनी कोशिश जारी रखें, क्योंकि आप लोग कोशिशें कर रहे हैं तो काम हो रहा है।
आपने अगर आंखें बंद कर ली तो टेंशन हो जाएगी। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। आज तारीख क्या है जनाब? 3 दिसंबर। बिल्कुल। आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, और इस हवाले से वो लोग जो कि किसी डिसेबिलिटी का या स्पेशली इनेबिलिटी का के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको आज के दिन जो है ज़रा अप्रिशिएट किया जाता है। और वैसे तो उनको हर वक्त ही करना चाहिए, लेकिन आज उनके हवाले से अवाम में शऊर उजागर करना कि उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, उनको ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात होती हैं, उसके हवाले से दिन मनाया जा रहा है। तो अवाम में शऊर पैदा करने के लिए हमने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। और जनाब हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं डॉक्टर मारिया काज़मी। इनके एक बड़े तवील अरसे से कराची में माजूरों की बहाली के लिए एक इदारा चला रही हैं, और आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, व्हील चेयर फ्रेंडली शहर होना तो दूर की बात, पहले ये समझना कि जो माजूर अफराद हैं उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वो हमारी तरह नहीं है, उनको इंक्लूड करना अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में, अपने जॉब में, अपनी तालीम में, अपने स्कूल में, हो नहीं रहा। क्या वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर इट हियर कि डिसेबल पर्सन और स्पेशल नीड्स दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, और हमारे यहाँ उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। दैट्स वाई इश्यूज वहाँ से क्रिएट हो रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम डिसेबल को नहीं समझ पा रहे और हम स्पेशल नीड्स को नहीं समझ पा रहे। स्पेशल नीड्स जो अभी आपकी क्लिप्स चल रही थी उसमें ज़्यादातर बच्चे जो थे वो स्पेशल नीड थे। ऑटिज्म में, डाउन सिंड्रोम में, IT के बच्चे देखे हैं मैंने आपकी वीडियो के ऊपर, तो ये वो बच्चे हैं। जिसमें से डिसेबल वो लोग हो जाते हैं हमारी फील्ड में जो किसी एक्सीडेंट की बिना पर कोई ना कोई डिसेबिलिटी का शिकार हो जाए। फॉर एग्जांपल पैरालाइज्ड होके वो व्हील चेयर पर आ सकते हैं, हाँ, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उनके आइज चली जाएं, बट द माइंड जो मेंटल स्टेज है वो स्टेबल रह जाए, उसको हम डिसेबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई आप डिसेबल हो गए, आप चल नहीं सकते, आप राइट नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, बट आपका ब्रेन सही वर्कआउट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था। और आज जो दिन मनाया जा रहा है उसमें हमारे मुल्क और जितनी भी आपकी रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेटली है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर कोई वर्कआउट नहीं हो रहा। दूसरा, सोसाइटी में एक अजीब सा स्टिग्मा है कि डिसेबल को देख के व्हाटएवर वो वॉकिंग पैटर्न पे गड़बड़ हो या विजुअलाइज्ड हो या विजुअल इम्पेयर्ड हो या डेफ एंड डम हो, व्हाटएवर, हम देखते हैं एक वर्ड आता है, अय है बेचारा। तो ये वर्ड जो है ये आपकी दूसरे की मेंटल स्टेज को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। अनएक्सपेक्टेडली कोई उसका एतमाद, उसका ज़िंदगी पे से भरोसा पेरिश हो जाता है, जैसे ही आप उसे बेचारा कहते हैं। बेचारे का वर्ड आते ही वो ख़त्म हो जाता है। बल्कि उसकी स्किल्स को अगर अप्रिशिएट किया जाए तो उसके अंदर वो खुद एतमादी और वो कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है और वो अपने आप को भी मुआशरे का हिस्सा समझ सकता है। हाँ, डीमोरलाइजेशन उसके अंदर पहले स्टेप में, पहली वर्ड में आ जाती है, शायद समथिंग रॉन्ग, मैं ऐसा हूँ, या अच्छा एक इंसान ने एक लॉन्ग लास्टिंग ज़िंदगी बड़ी पॉजिटिव गुजारी और अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने वो शख्स दोबारा आता है और व्हील चेयर पर होता है। ये दिन भी इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए इस हवाले से। लेकिन सिर्फ क्या एक दिन ये मना लेना काफ़ी है? आपको ये नहीं लगता कि इस हवाले से एक प्रॉपर कैंपेन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सेमिनार्स मुनक्किद किए जाने चाहिए ताकि इन लोगों को मुआशरे का हिस्सा बनाया जा सके, खुद को लेफ्ट आउट फील ना करें? डेफिनेटली यही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो जो नॉर्मल इंसान जॉब पर भी होता है और अनएक्सपेक्टेडली उसके साथ समथिंग रॉन्ग हो जाता है और वो किसी डिसेबल कैटेगरी के अंदर फॉल भी कर जाता है तो वो जॉब से भी निकाल दिया जाता है। अब आप ये काम नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं कर सकते, व्हाटएवर उसके अंदर एबिलिटी हो, बट वो उसको जो थोड़ा बहुत भी उसके अंदर स्किल्स थे वो भी गए। सेकेंडली, डॉक्टर मारिया, क्या माजूरों के लिए कोटा रख देना, माजूरों के लिए इदारे बना लेना काफ़ी है माजूरों के हकूक़ के लिए? इसमें भी दो कैटेगरीज हैं जिस पे हमारी डिबेट काफ़ी अर्से तक गवर्नमेंट से चलती रही कि डिसेबल उन्होंने 5% कोटा गवर्नमेंट ने दिया है। अब वो कौन से लोगों के लिए दिया है? जो मैं आप लोग जैसे, हमें अल्लाह ना करे कि हमारे साथ कुछ होता है और हम व्हील चेयर पर, सपोज़ हमारे हैंड नहीं रहते, हमारी विजुअल नहीं रहती है, तो ब्रेन वर्कआउट कर रहा है, तो उनके लिए वो कोटा है। इट मीन्स कि वो नॉर्मल में और आप लोग नॉर्मल हैं, बट हमारे साथ कुछ हो गया है और हम आज व्हील चेयर पर हैं, उनके लिए वो कोटा है। हम बात कर रहे थे अगर स्पेशल नीड्स की, तो स्पेशल नीड में किसी का कोई कोटा नहीं है। पाकिस्तान में किसी को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। ठीक,
फ़र्क है दोनों में। न सिर्फ ये कि माजूरों में और स्पेशल नीड्स में फ़र्क करने की ज़रूरत है, बल्कि उसके हिसाब से लोगों में शऊर भी पैदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मारिया कासमी हमारे साथ मौजूद, और हम बात कर रहे थे आज 3 दिसंबर यानी माजूरों के आलमी दिन के हवाले से। और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद राउंड 2 का आगाज़ होगा। आइए आइए आइए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? और बड़े दिनों बाद यार, कहाँ थे इतने दिन? मुज़ाकरात नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई आपसे। खैर कोई बात नहीं जनाब, बाखबर सवेरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं मुशफ़ात, मेरे साथ मौजूद है रज़ा खान, और हम आपके साथ रहेंगे तकरीबन 1 घंटा मजीद। तो पास कर या बर्दाश्त कर? नहीं, लोग एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन, और हमें देख भी रहे होंगे, साथ साथ नाश्ता कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे, और एंजॉय कर रहे होंगे हमारी गुफ्तगू को। या दफ्तर में आप सुकून से जो है ना टी ब्रेक लगा के अपना जो है ना वो देख रहे हो, तो कोई बात नहीं। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कले चाय पी रहे हो? सानू कभी पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं जी, पूछ लो। और इस घंटे में बहुत सारी अहम चीज़ें आपके सामने रखनी है। अच्छी खबर यह है जनाब, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 1100 मेगावाट कैपेसिटी का ये पावर प्लांट फाइनली जनाब, इसमें फ्यूल रॉड्स आ गए हैं, और ये प्लांट इंशाल्लाह अब से कुछ अरसे में सिस्टम में बिजली दाखिल कर देगा। और अल्लाह करे कि इससे जो बिजली का बहरान है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे ही बारिश का एक कतरा, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद आज बारिश होगी, तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। जी, वो बारिश सिर्फ नियत करती है बरसने की, और फौरन जो है यहाँ पे बिजली बंद कर दी जाती है कि किधर आसमान से पानी बरस पड़ा तो ऐसा ना हो कि हमारी तारें गीली हो जाएं। तो इस देखिए टेक्निक है, हिफाजती इक़दाम करने बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ है जनाब इस घंटे में मजीद आपसे बातचीत करने के लिए, मगर सबसे पहले रज़ा क्या करना चाहिए हमें? टॉप स्टोरीज की जानिब जाना चाहिए। एग्री। तो जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, और ये जो पावर सेक्टर के हवाले से एक अच्छी खबर आई है, इस पर हम बात करेंगे। जो ठंडी हवा का झोंका मिला है, ये कितना मददगार साबित होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये एक अहम खबर देंगे, वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के दौरान NCOC गाइडलाइंस पर अमल के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जी जनाब, और इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के दौरान NCOC के गाइडलाइन पर अमल दरामद के हवाले से दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की। दरखास्त गुजार हसन रशीद कमर जो है अदालत में पेश हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट पर एतमाद करें और जो काम पार्लियामेंट का है उसको करने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी हजरत यूनुस की जानिब से कमर रशीद अदालत में पेश हुए थे। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि 13 अक्टूबर 2020 को गाइडलाइन जो NCOC की जानिब से जारी किए गए थे, पाकिस्तानी अवाम के लिए NCOC के इक़दाम पर अमल दरामद हाई कोर्ट करवा दे, और अवामी इज्तिमात की वजह से कोरोना वायरस के मजीद फैलाव में जो बढ़ावा मिल सकता है और मिल रहा है, और तमाम फरीक़ैन अवामी, सियासी और जो है मजहबी इज्तिमात पर इक़दाम करवाएं। सियासी जमातों की जानिब से NCOC की गाइडलाइन के बरखिलाफ अवामी इज्तिमात किए जा रहे हैं, और अदालत जो है पैमरा की नशरियात के हवाले से भी पाबंदी आयद करे। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। ठीक है, फैसला महफूज कर लिया। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें तफसीलन आगाह करे थे इस हवाले से। तो जनाब, मुल्क में बिजली के बहरान का जिक्र तो बड़े 10 साल से सुन रहे हैं हम, और हर आने वाले कुछ अरसे के बाद एक जब गर्मी की लहर आती है, डिमांड बढ़ती है, तो लोड शेडिंग आ जाती है, और बड़े शहरों में ज़्यादा आती है। तो जनाब, मुल्क की जो पावर ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए कुछ अर्सा पहले कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 का मनसूबा K2 का मनसूबा शुरू किया गया था, जिसकी कैपेसिटी 1100 मेगावाट थी। इसमें जनाब सबसे अच्छी जो बात है रज़ा, वो ये कि इसको चलाने के लिए किसी किस्म का फ्यूल, किसी किस्म का कोयला इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। गुजारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोयला तो ऐसे ही नहीं होता, लेकिन कोई इंपोर्टेड फ्यूल नहीं होगा जनाब। और इससे जो निकलने वाला जो एमिशंस हैं, इट इज़ जस्ट स्टीम, सिर्फ स्टीम इससे एमिट होगी। सो माहौल दोस्त एनर्जी है, माहौल दोस्त बिजली है, जिसकी बड़े अरसे से ज़रूरत थी। बिल्कुल, बड़े अरसे से ज़रूरत थी, और इस प्लांट का जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो 5 माह के बाद शुरू हो जाएगा, और जो दूसरा यूनिट है K3 वो भी अगले बरस तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है। इसी पर बात कर लेते हैं, एनर्जी एक्सपर्ट अरशद एचल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। अरशद साहब, ये बताइएगा कि बड़े अहम मंसूबे हैं ये,
ये बिजली का जो बहरान आता है हर साल कराची में, उस पर काबू पाने में कितनी मदद मिलेगी इन मंसूबों से? देखिए, जो शफात ने पहले इंट्रोडक्शन में जो बात कही है वो बड़ी परफेक्ट बात कही है कि ये जो प्लांट है स्पेशली K2 और K3, ये कराची वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, जहाँ पे हर वक्त गर्मी में लोड शेडिंग और हर वक्त इनका प्रॉब्लम यही होता है कि LNG आएगी, कभी कोल आ रहा है या कभी फर्नेस ऑयल आ रहा है। इनके फ्यूल के प्रॉब्लम आपको बताऊं कि हर साल आते हैं और हर साल हम सुनते रहते हैं। ये 1100 मेगावाट एक, 1100 मेगावाट दो, ये तकरीबन 2200 मेगावाट कराची वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और फिर इससे पहले जैसे आपने एक प्रोग्राम अभी कर रहे थे कि कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, लाहौर में क्या है, दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी सबसे क्लीन, और एक ये कि इसकी जो ईंधन है, जिसका फ्यूल है, वो इस मुल्क पे है, यूरेनियम है। कहीं ये मसला नहीं है कि हमने LNG लानी है या कोल साउथ अफ्रीका से लेके आना है या ऑस्ट्रेलिया से लेके आना है या फर्नेस से लेके आना है। यानी जो सबसे बड़ी बात है, एक टर्म है एनर्जी सिक्योरिटी, जो पूरी दुनिया में आप कहते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी उसका सबसेट बन गई है। आपकी जो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये जो दो प्रोजेक्ट लगाए हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी लगा रही है, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, देखिए कभी आपने नहीं सुना होगा कोई करप्शन हुई है, कोई और बात हुई है, और इनका जो रिकॉर्ड है वो ऐसा रिकॉर्ड है। एब्सोल्युटली एग्री अरशद भाई साहब, लेकिन बिजली की दस्तयाबी शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। कैपेसिटी तो हम शायद 33,000 मेगावाट तक ले जा चुके हैं, लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो है बिजली की कीमत। ये जो कैनप 2 से और बाद में कैनप 3 से जो बिजली मिलेगी, 1100 मेगावाट 2 से आ रही है, 700 मेगावाट कैनप 3 से आएगी, इस बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि जो कीमत है, जो टैरिफ जिसे आप कहते हैं, ये जाहिर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल होता है और प्लस कैपिटल कास्ट, यानी कितनी कास्ट चाहिए। थोड़ा एटॉमिक एनर्जी के जितने भी जो प्रोजेक्ट होते हैं पूरी दुनिया में न्यूक्लियर, वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, तकरीबन 2 से लेके $2.5 लाख पर मेगावाट। आप कह सकते हैं 10 से 11 रुपए लगेंगे, लेकिन ये सस्ते होंगे एज कम्पेयर टू जो फर्नेस ऑयल, जो डीजल, और जो हम इवन LNG उससे भी सस्ता होगा अगर आप कंपेयर करें लॉन्ग टर्म के ऊपर। फिर इसकी रिलायबिलिटी देखिए, इसका एक आप तो इंजीनियर है माशाल्लाह, समझते हैं कि इसका जो प्लांट फैक्टर वो 80 प्लस होता है। तो जैसे मैंने एक बात कर रहा था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ने आज तक जितने भी इसके पावर प्लांट है, चाहे चश्मा 1 है, 2 है, 3 है, या चाहे कैनाप 1 है, कभी हमारे यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। क्योंकि पूरी दुनिया में फियर होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जब प्लांट लगते हैं तो कोई ना कोई इशू हो जाता है। इवन अमेरिका में, इवन इंडिया में तो कम से कम 8 रिकॉर्ड हुए हैं। तो आप ये देखते हैं कि आपने जैसे पहले अपने इंट्रो में कहा कि एक अच्छी खबर, ये अच्छी खबर भी है, ये बहुत बड़ी खबर है, और स्पेशली ये के ग्रिड भी होगी। के को देखे ना, हर साल मेरे ख्याल में तकरीबन जब से ये बात तय है अरशद भाई साहब कि ये बिजली के इलेक्ट्रिक के ग्रिड पे होगी और नेशनल ग्रिड पे नहीं होगी? नहीं, अभी तक जो न्यूज है जो कि आ रही है और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये के इलेक्ट्रिक ग्रिड में जाएगी। जैसे किनोव 1 है, किनोव जो है ये 187 मेगावाट, ये के इलेक्ट्रिक में जा रहा है, ये पूरी इसकी बिजली जनरेशन के इलेक्ट्रिक में जा रही है। इसी तरह ये 2 जो है ये के इलेक्ट्रिक में जाए। ये जो मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है। देखिए, ये खबर इसलिए आज मेरे ख्याल में कराची। अच्छा भाई साहब, जो आमतौर पे बिजली घर देखे गए हैं वो बड़े डिपेंडेंट होते हैं फ्यूल सप्लाई पे। अगर हाइड्रो मंसूबे की बात करें, वो सर्दियों में अपनी पैदावार पूरी नहीं दे सकते क्योंकि पानी कम होता है। कोल मंसूबों की बात करें तो वो कोल की इंपोर्ट पे रिलाय करते हैं। LNG मंसूबों की बात करें तो वो गैस की रिलायबिलिटी पे, अब चूंकि सर्दियों में गैस का क्राइसिस आने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावर क्राइसिस भी आएगा। एटॉमिक एनर्जी में ऐसा कोई फ्यूल की शॉर्टेज का मसला तो नहीं होता? शफात, हमारे पास ये जो कैनोप है ये तकरीबन 1970 में आया था। इसके बाद चश्मा 1, 2, 3, 4 अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है वो एक, आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड। इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो अथॉरिटी है वो भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि कभी LNG आ रही है कतर से या किसी और मुल्क से, या कोल आ रहा है साउथ अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से या फर्नेस ऑयल, इस तरह की बात नहीं है। यानी ये वो टर्म होती है एनर्जी सिक्योरिटी से कहते हैं कि डिपेंडेंट किस पे है, आपका फ्यूल किस पे डिपेंडेंट है, क्या आप बाहर से ला रहे हैं या आपका इंडिजीनियस है। इसमें जितना भी जो फ्यूल प्रोसेस हो रहा है या रिफाइंड हो रहा है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मिशन बना रहा है। और इस पे सबसे जो अच्छी खबर है, हमें किसी पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। ये खुद इनक्रेडिबल एक और एक कदम है। और फिर आपने जैसे कहा
दुनिया की सबसे क्लीन एनर्जी। आप देखिए कि हम यहाँ कभी कभी बात करते हैं, आप देखिए फ्रांस में तकरीबन 65% और इंपोर्ट की बिल, एनर्जी- वो जर्रे मुबादला जो तेल की, एलएनजी की, कोयले की खरीद में पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा जो बाहर की कंपनियों में जाता है और उससे फ्यूल इंपोर्ट होके यहाँ पे मौजूद जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं पावर के, वो अडॉप्ट करते हैं। मेरे ख्याल में इस मंसूबे के बाद इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का कम होगा और पाकिस्तानी मईशत पर इसका बड़ा मस्बत असर आएगा। बहुत शुक्रिया जी। अरशद एशबासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहेर हैं और हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे थे। आगे बढ़े जनाब। आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा कुछ सियासी खबरों की जाने बढ़ते हैं। आपको ये बताएं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया और साथ साथ उनके जामिन भी अब कानूनी गिरफ्त में आ गए हैं और अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के जमानती को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानती मचलके और दीगर कवायद भी अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है और जो मुख्तसर तहरीरी फैसला है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जी जनाब, और अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब को क्रिमिनल प्रोसीजर से मुताल्लिक केस पेश करने का भी हुक्म दिया है। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हराम का पैसा इंसान को तबाह कर देता है। क्या कहा वजीर आजम ने, आपको सुनवाते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से समझौता भी कर लिया, मुकमका भी कर लिया। किसी को क्या पता था कि पनामा के अंदर इंकशाफ हो जाएगा। चोरी छुपती नहीं है। जो इंसान पैसा बनाता है अपनी औलादों के लिए, तो औलादों को भी झूठ बोलना पड़ता है। वो पैसा बचाने के लिए वो भी सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। तो हराम का पैसा है, ये एक अल्लाह की लानत है। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। क्या हालत बनी, कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। फिर बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू कल की थी जो गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी थी, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था। दूसरी जानिब सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं मिला तो लंदन फ्लैट्स का केस चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में क्या कहा, आइए देखते हैं। 90 से सारी दुनिया को पता था फैमिली के फ्लैट्स हैं, वहाँ पे मीटिंग्स भी होती थी, वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो डिग्नेटरीज थे, वीआईपीज थे, उनसे मुलाकातें भी होती थी। सो देयर नथिंग सीक्रेट अबाउट इट। नहीं, ये कतई तौर पे छुपाने की कोशिश नहीं करी थी। मियां नवाज शरीफ ने किसी स्टेज पे उसको छुपाने की कोशिश नहीं। 23 पेंट हाउसेज हैं हसन नवाज के बरतानिया में, कोई जवाब नहीं। आई एम हियर टू डिफेंड माय लीडर नवाज शरीफ। मैं किसी और के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सदीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी अजहर सदीक साहब वक्त देने के लिए। अजहर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मियां साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या इम्पैक्ट है? और ये जो जमानती की बात हो रही है कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो शहबाज शरीफ भी इसकी जद में आएंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें दो चीज़ें समझनी है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होता क्या है, नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में ज़मानत मिली। एवनफील्ड में अपील में केस सस्पेंड हुआ, ज़मानती मुचलके देते हैं कि अगर मुलजिम पेश नहीं होगा तो हम पाबंद करेंगे उनको पेश होने से। दूसरा था अल-अज़ीज़िया में मेडिकल ग्राउंड्स पे 8 हफ्ते की ज़मानत मिली थी, उसमें भी ज़मानतियों ने मुचलके दिए थे। ये होता ये है कि जब ज़मानत दी जाती है आपको अदालत में, जो कि आप सज़ाएँ तो माफ़ नहीं होती हैं, आपको अदालत के सामने हर हालत में पेश होना, तो आपको पाबंदी की जाती है। यहाँ भी अदालत ने पूरा रास्ता अपना लिया। आपको याद होगा तोशा खाना में नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो चुके हैं। लाहौर में चौधरी शुगर मिल या बाकी जो केसेस एक्सीडेंट बियॉन्ड मीन या चल रहे थे, उनमें एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो चुके हैं। तीसरा ये केस था, यहाँ पूरी कोशिश की गई सेक्शन 87 और 88 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, जिसके तहत बाकायदा मुलजिम को समन किया जाता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, और उसके बाद जब वो नहीं आते तो फिर अखबार में इश्तहार दिया जाता है और बताया जाता है 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर अंदर पेश हो। वो नहीं पेश हुए तो कल अदालतों ने बाकायदा गवाहान जो थे, जिन्होंने इश्तहार का प्रोसेस सारा ये कंप्लीट किया, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा उनके बयानात रिकॉर्ड किए। बयानात रिकॉर्ड करने के बाद उनको इश्तहारी डिक्लेयर कर दिया। इश्तहारी डिक्लेयर होने के बाद अब होता यह है, जो जमानती है उसने मुचलके दिए होते हैं, कल उस पर पाबंदी है कि नहीं उन्होंने आना है, लेके पेश होना है, तो उनको समन किया गया था, उनको जाती तौर पर बुला दिया है। अगर वो नहीं पेश कर सकेंगे, अगर जमानती तो अजहर साहब वो तो बाहर है, वो तो पाकिस्तान आ नहीं रहे, सरेंडर नहीं करते, तो फिर क्या होगा?
देखें यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूं, आप शायद समझ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने इनमें ज़मानत नहीं दी है। शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो ECL से नाम निकालना था, उनके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ज़मानत दी, अंडरटेकिंग दी थी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, जो 7 अरब के हवाले से बात की थी। तो वो ये गवर्नमेंट की नाअहली है, नैब की नाअहली है कि अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में क्यों मूव नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्हें मूव होना चाहिए था। अब वो जो बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार या हसन हुसैन के केस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनमें उनको सजाएं नहीं हुई, ट्रायल एंड एब्सेंशिया हो नहीं सकता है। नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी है, एग्जीक्यूट करना है फैसले के लिए, और उसके लिए बाकायदा डेपुटेशन के लिए वो लिख चुके हैं हुकूमत। और साथ साथ अब क्या होगा, जब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएंगे तो एब्सकॉन्डर के कागज़ भी वहाँ बचाए जाएंगे कि ये अब इश्तिहारिया हमारे मुल्क का इंटरपोल के ज़रिए या बाकी तरीक़ों के ज़रिए नवाज शरीफ साहब को लाने की बात होगी। एक मैं बात आपके साथ और करना चाहता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है कि आपने भी ख्वाजा आसफ साहब का जो इंटरव्यू चलाया उसमें 2 बातें की हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है। नवाज शरीफ साहब के करप्शन के केसों में सजाएं हो चुकी हैं। हम कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया अज़हर साहब मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अगर अब भी वापस नहीं आते तो क्या इस बुनियाद पे इनको एक अलग सजा भी हो सकती है? इश्तिहारी करार देने के बावजूद वो नहीं आ रहे, क्या इसमें एक अलग सजा भी हो सकती है? वो इसमें इश्तिहारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी बाकायदा, और जो कि अदालतों के सामने वो पेश नहीं हो रहे, उसके अपने एक रेपरकशंस हैं, अदालत के सामने मौजूद हैं। अब जमानती इसीलिए दिया जाता है कि जमानती को पाबंद किया जाता है, जमानती के खिलाफ कार्रवाई अब होगी, और साथ साथ उनको बाकायदा लाने के लिए लिया पाबंद कर सकती है के खिलाफ। जमानतियों के खिलाफ इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, वो जो मुचलके दिए हुए हैं, जो वो सारे जब्त हो जाएंगे, उनके वो जो जायदाद के हवाले से दिए हुए हैं, और उनके खिलाफ कानून फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है जी। अच्छा, फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। और अब वो चूंकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो जो अपील्स हैं उनके केसेस में, उनका क्या होगा? आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है कि इश्तिहारी को सुनवाई का हक छिन जाता है। अब असूली तौर पर तो यही सवाल उन्होंने उठाया जांजिया बरवाना साहब ने कि अपीलें मुस्तरद हो जाएंगी उनकी, जो कि अब वो पेश नहीं हो रहे हैं। अमूमन यही होता है, और अदालत अपीलें मुस्तरद कर सकती है, चूँकि उनमें नवाज शरीफ साहब का केस अलहदा अपीलें हो जाएंगी, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें अलहदा हो जाएंगी, और उनके पास रेमेडी रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे अपने आप को, जब तक वो अपने हवाले नहीं करेंगे कानून के, तब तक उनकी उन अपीलों की सुनवाई भी नहीं हो सकती और वो अपीलें लग भी नहीं सकती हैं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाले दिनों में हालात टाइट है, लेकिन वो वक्त गुजार रहे हैं अपना, वो जैसे भी हो वो वक्त गुजार रहे हैं अपना, किसी ना किसी तरह से ये मामला को आगे पीछे लटकाते रहें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है, सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, और वापस बुलाने के लिए हो सकता है कि कानूनी तौर पर कुछ इक़दाम भी किया जाए। अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो इसी शायराना माहौल में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब। बाखबर सवेरा में आपको 11 साल पहले एक वाक़या पेश आया था जनाब। लाहौर में एक बच्ची को, ईमान फातिमा जिसका नाम था, उसकी मुबैना तौर पे ये कहा गया था जनाब इसकी मौत के ज़िम्मेदार वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसका इलाज किया। इस हवाले से इंक्वायरी बिठाई गई। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने इसकी एक बाकायदा इंक्वायरी की, और इस इंक्वायरी को मुकम्मल होने में ज़्यादा अरसा नहीं जनाब, सिर्फ 11 साल लगे। लेकिन फाइनली 11 साल बाद ये तयन हो गया कि डॉक्टरों की गफलत से इस बच्ची की जान गई थी। बिल्कुल, 11 साल में उस बच्ची के घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी, और 11 साल तक वो डॉक्टर्स दंदनाते फिरते रहे, वो डॉक्टर्स काम करते रहे, और वो जो एक वाक़े में गफलत कर सकते हैं, क्या उनसे वो गफलत दोबारा नहीं हो सकती थी? इतना वक्त क्यों दरकार था ये फैसला करने में, उनको सज़ा देने में, कि 11 साल बाद ये फैसला आया और अब जाके उनके लाइसेंस मनसूख किए गए? जी जनाब, ईमान फातिमा का हाथ जल गया था, और वो हाथ जलने का जख्म लेके डॉक्टर्स के पास गए, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया की डोसेज ज़्यादा हुई और उसके बाद बच्ची की मौत वाक़ हो गई। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री होता, कोई ऐसा मुल्क होता जहाँ पे इंसानी कदरों की और मेडिकल प्रोफेशन की इज्जत है, तो शायद ओपन एंड शट केस होता और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में जिम्मेदारों को तयन हो जाता। लेकिन 11 साल लगे। 11 साल तक उन 6 डॉक्टर्स को जो कि इस बच्ची के इलाज के जिम्मेदार थे, उनका तयन नहीं हो सका। फाइनली जनाब, फाइनली
अब उन 6 डॉक्टर्स के नाम भी सामने आ गए हैं और उनका तयन भी हो गया। जनाब संदीप कुमार साहब, डॉक्टर साबिर, डॉक्टर सनाउल्लाह, डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर इनामुल्लाह, ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके अब लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। वो अब अपनी डिग्रीज की बुनियाद पे ना कहीं जॉब अप्लाई कर सकेंगे, ना कहीं मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस बच्ची ईमान के दादा, उनको शामिल गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया जी सर, वक्त देने के लिए। मलिक साहब, मुझे बताइएगा, बड़ा मुश्किल है इस हवाले से कोई भी बात करना या आप लोगों से ताज़ियत का इजहार करना। ताज़ियत का एक रवायती सा इजहार तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो आप पे बीती पिछले 11 सालों में, उसका अहवाल कुछ बताइएगा। सब मुश्किलात तो बहुत उठानी पड़ी। अब मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, जिसमें बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। लेकिन एनी हाउ, उस वक़्त भी आपके सामने थे, अभी भी आपके सामने है। लेकिन एक अफसोस ज़रूर है कि पीएमडीसी या पीएमसी ने जो फ़ैसला किया है, उसमें 5-6 डॉक्टर ज़िम्मेदार करार दे दिया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। बाद में वो अपीलों में चले जाएंगे, लाइसेंस आएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन वो डॉक्टर संदीप कुमार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। 11 साल हो गए। रोज़ पटियाँ चलती हैं पुलिस वालों की, जी इतने चोर पकड़ लिए, डाकू पकड़ लिए। 11 साल से एक बंदा नहीं इनसे पकड़ा गया। दूसरा रिकॉर्ड कीपर शहबाज, 11 साल से वो नहीं पकड़ा गया, मेन कल्प्रिट है। और डॉक्टर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के खिलाफ ये FIR है, डॉक्टर हॉस्पिटल के खिलाफ। और उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। उनको बचाने के लिए पीएमडीसी ने इनको जो कुर्बानी का बुकरा बना दिया, ये मैलाफाइडी है। इसलिए हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, इस डिसीजन से। और आप पे जो गुजरी उसका जाहिर है कि हम नहीं लगा सकते। आप ही जानते हैं कि आपने किस कर्ब में ये साल गुजारे हैं। अब 11 साल बाद ये फैसला आया, उन डॉक्टर्स के लाइसेंस मनसूख हुए, तो आप क्या मुतमईन हैं अब इस फैसले से? डॉक्टर हॉस्पिटल के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? 30 अप्रैल 2015 में उनको फाइन भी हो चुका है, उनको कल्प्रिट करार दे चुकी है पीएमडीसी। क्या एक्शन हुआ? क्या किया उसका? किसी ने कोई, उसकी सीसी सबको गई, आईजी पंजाब तक को गई, किसी ने क्या किया? नेवर। संदीप कुमार कहाँ है आज तक? 11 साल हो गए हैं। हमारी पुलिस, पंजाब पुलिस तो बंदा मरा हुआ हो तो कब्र बता देती है, जिंदा हो तो पकड़ लेती है। ये कहाँ गया? इसको क्यों नहीं पकड़ सके? अहमद साहब रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है कि बड़ा दर्दनाक ये वाक़या, 11 साल लगे इस फैसले को आने में, और बहुत ज़रूरत है कि हमारा सिस्टम ठीक किया जाए। ये निज़ाम बहुत ख़राब है कि इंसाफ इतनी देर बाद मिले। मिर्ज़ा, ये एक ऐसी दास्तान है जो कि रिपीट होती रहती है हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में, हर जगह पे यही स्टोरी आती है कि जनाब वाक़या हो गया, मुजरमान का तयन हो गया कि ये लोग थे जिन्होंने जुर्म किया, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। सिर्फ तयन हो जाता है, वो लोग अपीलों में जाते हैं, अदालतों से अपने हक में फ़ैसला ले लेते हैं और उसके बाद दुनिया फिर से उसी डगर पे चल पड़ती है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक कॉल भी है ना कि जनाब कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इमरान खान साहब अक्सर कोट भी करते रहते हैं। तो जनाब ये है वो जुल्म का निज़ाम जो कि 11 साल से एक ख़ानदान को, जिनको मालूम है कि उनकी बच्ची का कत्ल, उनकी बच्ची की मौत किस शख्स की वजह से, बच्ची का हाथ जला है और उसे कोई उसकी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी, कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं थी, वो बच्ची आईसीयू तक नहीं गई थी, मतलब उसका हाथ जला है और एनेस्थीसिया की डोज इतनी ज़्यादा दे दी कि उसकी जान चली गई। जी जनाब, बेटियां, कुछ लोग कहते हैं हाथ का छाला होती हैं, बेटियां दिल का छाला होती हैं और बेटियों की तकलीफ़ कतई नहीं देखी जाती। वैसे तो औलाद जो लोग रखते हैं, अल्लाह उन सब की औलादों को सलामत रखे और किसी को औलाद का गम ना दिखाए, लेकिन ऐसे मौके पे बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता। जब तयन हो, सामने पता हो कि ये लोग हैं जिन्होंने किया, लेकिन 11 साल गुजर गए, 11 साल एक डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हो रहा, उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। और जैसे कि इनके दादा ने कहा कि ये अपीलों में जाएंगे और वापस अपने लाइसेंस रजिस्ट्रेट करवा लेंगे। अब ये निज़ाम ठीक होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। और अब ज़रा शो का थोड़ा सा मूड तब्दील करते हैं और ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बचपन में लेके जाती हूँ, बचपन की एक याद ताज़ा करती हूँ। अक्सर औकात घरों में हम सहनों में जब खेल रहे होते तो आवाज़ आती थी
कि पांडे कल ही करा लो। हाँ जनाब, ये एक बड़ा अब वो था। वो सुनाई नहीं देती उस तरीके से वो आवाज। अच्छा, मैं जब छोटा था तो हमारी नानी के घर के पास ही कली वाला होता था। हाँ। तो हम बड़े शौक से लेके जाते थे वो प्रोसेस देखने के लिए। कोई एक आध देख कोई ढूंढ के, हाँ। तो कोई डोलचा या कोई ऐसी चीज लेके जाते थे कि जनाब ये देखें कैसे वो करता है कली। तो वो बैठ के आग पे पका पका के उन्हें गर्म करना और फिर उसके बाद वो मांझते हुए उसकी जो है ना वो उसके ऊपर से वो सारा जंग उतारना, जो कि तांबे के बर्तनों पे आ जाता है। तो ये पहले तो जनाब जब तक ये बर्तन आम थे तब तक कली भी आम थी, लेकिन अब जनाब ये ऐसी एक रवायत है जो कि आहिस्ता आहिस्ता मर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये सदा हमें सुनाई नहीं देती है कि बर्तनों को कली जब करवाते तो बर्तन किस तरह एकदम से चमक उठते थे। और बड़ा फन है ये और बड़ा मेहनत तलब काम है। इस हवाले से एक पैकेज है हमारे पास, वो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। और जब हम शो का आगाज़ कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एक इशू को डिस्कस करेंगे जो कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। और बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हम देखते हैं, इस तरह के नौजवान देखते हैं जो कि पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब्स भी कर रहे होते हैं। तो उनकी आसानी हो जाती है कि वो 2 साल की ग्रेजुएशन कर लें। जी जनाब, और इसके लिए इस्तिलाह में एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है जिसे कहते हैं कड़मस। तो अब एक कड़मस मच चुका है और वो ये हो गया कि जनाब HEC कह रहा है कि जी ये जो 2 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम और उसके बाद 2 साल का मास्टर्स का प्रोग्राम है, ये हो गया है कैंसिल, कहानी खत्म जी। वो इसलिए क्योंकि अब आपको 16 साल की एजुकेशन जो आपकी कंप्लीट होगी तो उसे बैचलर्स कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद जो 2 साल डिग्री होगी उसको MS कंसिडर किया जाएगा, जिसके बाद MPhil की जरूरत नहीं रहती, आप उसके बाद PhD परसू कर सकते हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा और जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं उनका क्या होगा। और जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं जिनमें अमूमी तौर पे 2 साल की ग्रेजुएशन होती आई है पिछले 70-73 सालों में, तो अब वो लोग अचानक से कैसे अपने प्रोग्राम को 4 साल पे लेके जाएंगे, ये एक बड़ी बहस है। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर इरफान अजीज। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। पहले तो ये बताइएगा, ये जो हमने गुफ्तगू की है, मसला यही है कि ऐसे आगे बढ़ के? देखिए, मसला ये नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये पॉलिसी जिस एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे एजुकेशन को लिंक करने के लिए बनाई जा रही है, वो बिल्कुल पाकिस्तान की रूट्स में मौजूद ही नहीं है। हमारे सिर्फ 40,000 तालिब इल्म ऐसे हैं ऑन एवरेज जो बाहर जाते हैं और तकरीबन 30 लाख तालिब इल्म ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हैं। तो ये कोई 1.33% बनता है। तो ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है कि आप 30 लाख लोगों से ये कहें कि वो वाला काम करें जो 1% की जरूरत है। हमेशा एजुकेशन जो है कानून, देखिए कानून स्पेसिफिक्स के लिए नहीं बनता, कानून अमूमन बनता है जो एक अमूमी रुझान होता है। अगर दुनिया का रुझान, मिसाल के तौर पर दुनिया के 110 ममालिक का रुझान है कि वो 4 साल डिग्री प्रोग्राम को या 120 क्रेडिट आवर को इंडोर्स कर रहे हैं, तो हम 2 साल प्रोग्राम को या 3 साल प्रोग्राम को इंडोर्स करके क्या हम अपने तलबा का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा रहे? एक तो ये मिथ है कि पूरी दुनिया में ग्रेजुएशन 4 साल की है। 110 ममालिक का नहीं, आप इसको जरा एक्सप्लोर कर लें। इंटरनेट आपसे भी दूर नहीं है और जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो भी इंटरनेट पे अभी कर लें। ऐसे ममालिक की बहुत बड़ी तादाद है जहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो फास्ट ट्रैक पे, आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लीजिए, वो 3 साल में करवाते हैं, यूके वाले 3 साल में करवाते हैं, फिर कैरियर टू कैरियर। और फास्ट ट्रैक डिग्री जो है वो अमेरिका में भी हो रही है। ओंटारियो का कॉलेज है और फिर इस तरह के कॉलेजेस हैं जो ये करवाते हैं। सवाल ये है कि आपको 120 डिग्री या 120 के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो पूरे करने। दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको 4 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इन सारी बातों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कोई जोर है? यहाँ तो जब बच्चा 2 साल में ग्रेजुएशन कर रहा था, अब वो 4 साल में करेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी, फिर उसके मार्केट में फिटनेस के प्रॉब्लम्स पैदा होंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कम होगी। जब आप उसको ज़्यादा यूनिवर्सिटी में रखेंगे तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी जो टाइम है मार्केट का वो कम होता है। दुनिया भर में फास्ट ट्रैक एजुकेशन की जा रही है, अमेरिका में की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में की जा रही है, इंग्लैंड में की जा रही है। पर्पस ये नहीं है कि आप 4 साल पढ़ाएं या 2 साल। पर्पस ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे इंक्रीज करें। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कोई काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली HEC ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को नहीं देखा अब तक। इन्होंने 2 साल को बढ़ा के 4 साल कर दिया है। और इस 4 साल में हमारा जो लोकल स्टूडेंट है, माइंड जो बच्चे अपना करियर बनाते हैं और अपने करियर के साथ साथ एजुकेशन हासिल करते हैं,
उन बच्चों के लिए ये मेरा ऑलमोस्ट आपसे यही इम्पॉसिबल सवाल है, होगा कि वो exactly. 4 साल तक अपने आप को यूनिवर्सिटी में खपाएं और उसके बाद इंटर्नशिप ढूंढें। एग्जैक्टली उनके लिए तो वो उन्हें तो लगेगा कि कुछ सर दर्द है ना। और बहुत सारे पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं अपनी बच्चियों को, स्पेशली लड़कियों को, कि चलो 2 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी, तुम कर लो। लेकिन जब वो देखेंगे कि ये अरसा 4 साल पे मुहित है, तो वो थोड़ा सा रेजिलिएंट हो जाएंगे कि नहीं तुम रहने दो। तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम को मतलब देखें, ये इस तरह से नहीं है। मामला ये है कि हमें जिस फोकस करना चाहिए वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जब तक हम अपने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की क्वालिटी को इंश्योर नहीं करेंगे, उसे फोकस नहीं करेंगे, उसे वर्क बेस नहीं करेंगे, उसे इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, उसे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं करेंगे, उसे टाइम सेविंग नहीं करेंगे, तब तक हमारे ग्रेजुएट्स 4 साल 6 साल, आप 8 साल किसी को वहां पे बैठवा के कर लें, नंबर ऑफ टाइम स्पेंट इन यूनिवर्सिटी इज नो मोर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और इस साल अब जो बच्चे कर रहे हैं ग्रेजुएशन और जो मास्टर्स कर रहे हैं, अब उनका क्या होगा? उनसे कहा जाएगा कि आप 2 साल के लिए एडी प्रोग्राम में एडमिशन लें, उसके लिए अलग से फीस भरें, उसके लिए अलग से टाइम दें, और वो कोर्सेज वही यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जो आप पहले स्टेपल कोर्सेज के तौर पे पढ़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, 2004 से हायर एजुकेशन कमीशन इस समस्या से काम कर रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम 2004 से रोल बैक किए गए, यूनिवर्सिटीज़ को इंतबाह किया गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कंप्लाई भी किया। 2020 आ गई है, 16 साल से ये मामला चल रहा है कि 4 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम ही एक नेशनल ग्रेजुएशन तस्वर किया जाएगा। इसमें इतना वक्त क्यों लगा? देखें, और रेजिस्टेंस क्यों है? बुनियादी बात यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन, एज द नेम सजेस्ट्स, इट्स अ कमीशन, लेकिन ओवर द इयर्स इस कमीशन ने जो शक्ल इख्तियार कर ली है वो एक अथॉरिटी की है। ये बिल्कुल उस तरीके से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगा के चला रहे हैं चीज़ों को। पेरेंट्स को नहीं बुलाया इस पॉलिसी को फ्रेम करते वक्त, पेरेंट्स का इसमें शामिल नहीं है फीडबैक, टीचर्स का फीडबैक शामिल नहीं है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के कुछ वाइस चांसलर्स को सिलेक्ट करके उनसे ये काम कर लेते हैं। HSC के सारे इकदाम गलत नहीं है। HSC के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन इम्प्रूव्ड हुई है, यूनिवर्सिटियों की तादाद में इजाफा हुआ है, रिसर्च कल्चर में इजाफा हुआ है। हमारी रिसर्च जो पहले सिर्फ डब्बों में बंद हो जाती थी, अब वो बाहर छपने लगी है। HSC हैज़ डन ट्रेमेंडस जॉब फॉर हायर एजुकेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो अपने आप को यूरोप और अमेरिका से और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका से लिंक करने की ड्राइव है, ये हमारी मार्केट से एजुकेशन को ले रही है। इस वक्त हमारे 15% स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। ये 4 साल के जो प्रोग्राम्स हैं, इनको सुनने के बाद तो ये और नीचे आ जाएंगे, बिकॉज हमारा जो स्टूडेंट है, स्पेशली मेल स्टूडेंट और फीमेल दोनों जो हैं, जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो अपने घर की इनकम को सप्लीमेंट करते हैं। नाउ अ स्टूडेंट हु इज लर्निंग और हु इज गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी फुल टाइम फॉर द 4 ईयर, आप उससे वो अपॉर्चुनिटी जो है वो खींच रहे हैं जो उसको घर में सपोर्ट करने की है। तो मेरा ख्याल है ये एजुकेशन की जो पॉलिसी HSC ने दी है, ये बिल्कुल अनटाइमली नहीं है और इसका रूट से ताल्लुक नहीं है जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को दरपेश है। डॉक्टर साहब, बड़ी क्विक क्वेश्चन जाते जाते, एक जो HSC का हमने मौक़िफ़ इस हवाले से पिछले हफ्ते लिया, तो उनका कहना था कि जनाब दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ हम अफिलिएट होते हैं, तो वो इन 3 ईयर्स या 2 साल के प्रोग्राम में बड़ी आईब्रोज रेज करते हैं और हम खुद को दुनिया से अलग नहीं कर सकते। इस वजह से ये काम मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू किया गया था। आपको लगता है कि इस तरह 4 साल डिग्री प्रोग्राम करने से HSC अपने उन मकासद में कामयाब हो सकेगी जिसका ख्वाब उन्होंने 2004 में देखा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। ये कट एंड पेस्ट पॉलिसी है। दुनिया भर में तालिब इल्मों के साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। उनको लोन्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटियां वो लोन देती हैं। क्या HSC ने कभी स्टूडेंट्स को लोन देने के लिए पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। दुनिया भर में यूनिवर्सिटियां अपनी तालीम को वर्क बेस्ड कर रही हैं, वो अपने आप को फील्ड के साथ एसोसिएट कर रही हैं। हमारे यहाँ HSC ने इस अभी तक इस नौयत का काम नहीं हुआ। डेफिनेटली इस सारे मामले को इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इरफान अजीज साहब मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से दिया गया ये नोटिफिकेशन, इसके हवाले से हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी। इस हफ्ते हमने सोचा कि असातिज़ा का भी मौक़िफ़ इस हवाले से शामिल किया जाए। तो यहाँ पे जनाब अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हो जाता है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।